हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नेपाल में होने वाले राजनीतिक में उथल पुथल के बारे में। आप ये सोच रहे हैं कि नेपाल में राजनीति में होने वाले उथल पुथल से भारत का क्या लेना देना है, तो मैं बता दूं कि भारत का इसमें बहुत ही खासा लेना देना है। इसमें एक नाम आ रहा है केपी शर्मा का, जो काफ़ी चीन के हितैषी माने जाते हैं और भारत के लिए कहीं ना कहीं एक खतरा का विषय बना हुआ रहता है। इसलिए यह बहुत ही ज़रूरी है और भारत इसमें किस तरह की रणनीति तैयार करता है। नेपाल में एक अहम घटनाक्रम में रविवार को केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। 72 साल के ओली तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्हें देश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करना है। सोमवार को ओली और उनके नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। ओली ने पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की जगह ली है। प्रचंड शुक्रवार को विश्वास मत हार गए थे। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार नई सरकार गठित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्रपति रामचंद्र ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनिस्ट CPN-UML जिसको बोलते हैं के नेता केपी शर्मा ओली का नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। केपी शर्मा ओली को चीन समर्थक माना जाता है। उनके पहले कार्यकाल में भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। नेपाली ने एक समय अपने मित्र रहे प्रचंड को झटका दे दिया जब उन्होंने राजनीतिक शत्रु समझे जाने वाले नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा से हाथ मिला लिया। देउबा की नेपाली कांग्रेस नेपाल की प्रतिनिधि सभा में सबसे बड़ी पार्टी है। महज 4 महीने पहले ही ओली के समर्थन से मार्च में प्रचंड ने सरकार का गठन किया था। वर्ष 2008 में जब पूर्ववर्ती राजशाही को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया और नेपाल ने अंतरिम संविधान को अपनाया, तब से यहाँ 13 अलग अलग सरकारें बनी। इनमें प्रचंड, देउबा और ओली ने प्रधानमंत्री के रूप में कई बार पद संभाला। ओली 11 अक्टूबर 2015 से 3 अगस्त 2016 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, जिसके दौरान काठमांडू के नई दिल्ली के साथ संबंध तनावपूर्ण रहे। इसके बाद ओली 5 फरवरी 2018 से 13 मई 2021 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। बाद में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के चलते वह 13 मई से 13 जुलाई 2021 तक पद पर बने रहे। बाद में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उनके पद पर बने रहने को असंवैधानिक कहा था। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ओली ने भारत पर नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और नई दिल्ली पर उनकी सरकार को गिराने का आरोप लगाया था। नेपाल नए संविधान को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव के कारण 2015 में सीमा नाकाबंदी के दौरान ओली ने भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। उनकी सरकार ने बीजिंग के साथ संबंधों को भी मजबूत किया और एक अपडेटेड मानचित्र प्रकाशित किया, जिसमें उत्तराखंड में लिपू लेक, काला पानी और लिप्यानधुरा को नेपाल के क्षेत्र के रूप में दावा किया गया था। भारत ने इस दावे को एक तरफा बताते हुए खारिज कर दिया था और बाद में दोनों देशों ने बातचीत की थी। 22 फरवरी 1952 को पूर्व नेपाल में जन्मे ओली मोहन प्रसाद और मधुमाया ओली की सबसे बड़ी संतान है, लेकिन उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। उनकी पत्नी रचना साकी भी एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता है और दोनों की मुलाकात पार्टी गतिविधियों के दौरान हुई थी। ओली ने 1966 में राजशाही के तहत निरंकुश पंचायत प्रणाली के खिलाफ संघर्ष में शामिल होकर एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। फरवरी 1970 में ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए, लेकिन उसके तुरंत बाद भूमिगत हो गए और उसी वर्ष उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया। नेपाल के वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं में से एक ओली ने 1973 से 1987 तक लगातार 14 वर्ष जेल में बिताए। जेल से रिहा होने के बाद वह 1990 तक UML की केंद्रीय समिति के सदस्य बने। वर्ष 1990 के दशक के लोकतांत्रिक आंदोलन के बाद ओली देश में एक लोकप्रिय नाम बन गए। इस आंदोलन के जरिए निरंकुश पंचायती शासन का अंत हुआ। ओली ने 1991 में झापा जिले से पहली बार प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुने गए और 1994-95 तक गृह मंत्री रहे। 1999 में झापा से फिर से चुने गए। 2006 में गिरिजा प्रसाद कोइराला के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान उन्होंने उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। इसलिए ये माना जाता है कि अब भारत को एक नए तरीके से
नेपाल के साथ रणनीति को तैयार करना होगा, ताकि नेपाल के साथ जो हमारा संबंध है वो अच्छा स्थापित हो। और इसमें और नेपाल का भारत के साथ अगर संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो इसमें मौके का फ़ायदा चीन उठा लेता है। तो इस चीज़ में अगर हमें रोक लगाना है तो चीन के साथ हमें एक अच्छा संबंध स्थापित करना होगा। अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि मोदी किस तरह से नेपाल पे अपना शिकंजा कसते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।